प्राण संस्थान कितना स्पष्ट, कितना अद्भुत। भारतीय मान्यता है कि मनुष्य की स्थूल काया में व्याप्त उसी के अनुरूप एक प्राण शरीर भी होता है। प्राण शरीर शरीरस्थ प्राण संस्थान के न केवल अस्तित्व का बल्कि उसके गुण धर्म, क्रियाकलापों, प्रभावों आदि का भी वर्णन विस्तार पूर्वक भारतीय ग्रंथों में मिलता है। इस मान्यता को स्थूल विज्ञान बहुत दिनों तक झुठलाया रहा, किंतु शरीर विज्ञान के संदर्भ में जैसे जैसे उसकी जानकारियाँ बढ़ रही है, प्राण संस्थान के अस्तित्व को एक सुनिश्चित तथ्य के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। भौतिक विज्ञान के स्थूल उपकरणों की पकड़ में भी इस सूक्ष्म सत्ता के अनेक प्रमाण आने लगे हैं। रूस के इलेक्ट्रॉनिक विज्ञानवेत्ता एमियोन किरलियन ने एक ऐसी फोटोग्राफी का आविष्कार किया है जो मनुष्य के इर्द गिर्द होने वाले विद्युतीय हलचलों का विछायांकन करती है। इससे प्रतीत होता है कि स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर की भी सत्ता विद्यमान है और वह ऐसे पदार्थों से बनी है जो इलेक्ट्रॉनों से बने ठोस पदार्थ की अपेक्षा भिन्न स्तर की है और अधिक गतिशील भी। इंग्लैंड के डॉक्टर किलनर एक बार अस्पताल में रोगियों का परीक्षण कर रहे थे। एक मरणासन रोगी की जांच करते समय उन्होंने देखा कि उनकी दूरबीन माइक्रोस्कोप के शीशे पर एक विचित्र प्रकार के रंगीन प्रकाश कण जम गए जो अब तक कभी भी देखे नहीं गए थे। दूसरे दिन उसी रोगी के कपड़े उतरवाकर जांच करते समय डॉक्टर किनर फिर चौंके। उन्होंने देखा जो प्रकाश कल दिखाई दिया था आज वह लहरों के रूप में माइक्रोस्कोप शीशे के सामने उड़ रहा है। रोगी के शरीर के चारों ओर 6-7 इंच लगभग 15 से 17 सेंटीमीटर परिधि में यह प्रकाश फैला। उसमें कई दुर्लभ रासायनिक तत्वों के प्रकाश कण भी थे। उन्होंने देखा जब प्रकाश मंद बढ़ता है तब उसके शरीर और नाड़ी की गति में शिथिलता आ जाती। थोड़ी देर बाद एकाएक प्रकाश पुंज विलुप्त हो गया। अब की बार जब उन्होंने नाड़ी पर हाथ रखा तो पाया कि उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना को कई पत्रिकाओं में प्रकाशित कराने के साथ साथ डॉक्टर किनर ने विश्वास व्यक्त किया कि जिस द्रव्य में जीवन के मौलिक गुण विद्यमान होते हैं वह पदार्थ के प्रथम अति सूक्ष्म सत्ता है। इसका विनाश होता हो ऐसा संभव नहीं है। प्राणतत्व को एक चेतन ऊर्जा, लाइव एनर्जी कहा गया है। भौतिक विज्ञान के अनुसार एनर्जी के 6 प्रकार माने जाते हैं। पहला हीट, दूसरा लाइट, तीसरा मैग्नेटिक, चौथा इलेक्ट्रिसिटी, पांचवा साउंड और छठा फ्रिक्शन अथवा यांत्रिक, मैकेनिक। एक प्रकार की एनर्जी को किसी भी दूसरे प्रकार की एनर्जी में बदला भी जा सकता है। शरीरस्थ चेतन क्षमता, लाइव एनर्जी इन विज्ञान सम्मत प्रकारों से भिन्न होते हुए भी उनके माध्यम से जानी समझी जा सकती है। एनर्जी के बारे में वैज्ञानिक मान्यता है कि वह नष्ट नहीं होती बल्कि उसका केवल रूपांतरण होता है। यह भी माना जाता है कि एनर्जी किसी भी स्थूल पदार्थ से संबद्ध रह सकती है, फिर भी उसका अस्तित्व उससे भिन्न है और वह एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित ट्रांसफ़र की जा सकती है। प्राण के संदर्भ में भी भारतीय दृष्टाओं का यही कथन है। वह तो पाश्चात्य वैज्ञानिक भी इसे स्वीकार करने लगे हैं। इस संदर्भ में फोनोग्राफ प्रकाश के बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन के अत्यंत बोधगम्य प्रकाश डालते हुए लिखा है, प्राणी की सत्ता उच्च स्तरीय विद्युत कण गुच्छकों के रूप में तब भी बनी रहती है जब वह शरीर से पृथक हो जाती है। मृत्यु के उपरांत ये गुच्छक विधिवत तो नहीं होते पर वे परस्पर संबद्ध बने रहते हैं। ये बिखरते नहीं वरन आकाश में भ्रमण करते रहने के उपरांत पुनः जीवन चक्र में प्रवेश करते और नया जन्म धारण करते हैं। इनकी बनावट बहुत कुछ मधुमक्खी के छत्ते की तरह होती है। पुराना छत्ता वे एक साथ छोड़ती है और नया एक साथ बनाती है। इसी प्रकार उच्च स्तरीय विद्युत कणों
के गुच्छक अपने साथ स्थूल शरीर की सामग्री अपनी आस्थाओं और संवेदनाओं के साथ लेकर जन्मने मरने पर भी अमर बने रहते हैं। इन प्रमाणों से शरीर में अन्नमय कोश से संबद्ध किंतु एक स्वतंत्र अस्तित्व संपन्न प्राणमय कोश का होना स्वीकार करना ही पड़ता है। यूँ भी शरीर में विज्ञान सम्मत ताप आदि 6 प्रकार की एनर्जी ऊर्जा के प्रमाण पाए जाते हैं, किंतु सारे शरीर में संव्याप्त प्राणमय कोश का स्वरूप सबसे अधिक स्पष्टता से जैवीय विद्युत बायो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में समझा जा सकता है। शरीर विज्ञान में अब कायिक विद्युत पर पर्याप्त शोध हो रहे हैं। शरीर में कुछ केंद्र तो निर्विवाद रूप से विद्युत उत्पादक केंद्रों के रूप में स्वीकार कर लिए गए हैं। उनमें प्रधान है मस्तिष्क, हृदय तथा नेत्र। मस्तिष्क में विद्युत उत्पादन केंद्र को वैज्ञानिक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। मस्तिष्क के मध्य भाग की गहराइयों में स्थित कुछ मस्तिष्कीय अवयवों में से विद्युत स्पंदन इलेक्ट्रिक इम्पल्स पैदा होते रहते हैं तथा सारे मस्तिष्क में फैलते जाते हैं। ये विद्युतीय आवेश मस्तिष्क के विभिन्न केंद्रों में संचालित तथा परस्पर संबंधित रखते हैं। चिकित्सा विज्ञान में प्रयुक्त मस्तिष्कीय विद्युत मापक यंत्र इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ EEG द्वारा मस्तिष्कीय विद्युत धाराओं को नापा जाता है। उन्हीं के आधार पर मस्तिष्क एवं सिर से संबंधित रोगों के बारे में निर्धारण किया जाता है। सिर में विभिन्न स्थानों पर यंत्र के रज्जु कॉर्ड लगाए जाते हैं। उनसे नापे गए विद्युत विभव पोटेंशियल का योग लगभग 1 मिलीवाट वोल्ट होता है। 1 मिलीवोल्ट आता है। हृदय के संचालन में लगभग 20 तार शक्ति विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। यह विद्युत हृदय में ही पैदा होती है। हृदय में जिस क्षेत्र से विद्युत स्पंदन पैदा होते हैं उसे पेस मेकर कहते हैं। यह विद्युत स्पंदन पैदा होते ही लगभग 0.8 सेकंड में एक विकसित मनुष्य के सारे हृदय में फैल जाते हैं। इतने ही समय में हृदय अपनी एक धड़कन पूरी करता है। हृदय की धड़कन के कारक तथा नियंत्रक यही विद्युत स्पंदन होते हैं। इन विद्युत स्पंदनों का प्रभाव ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नामक यंत्र पर अंकित होता है। हृदय रोगों के निर्धारण के लिए इन विद्युत स्पंदनों को ही आधार मानकर चला जाता है। नेत्रों में भी वैज्ञानिकों के मतानुसार फोटोइलेक्ट्रिक सेल जैसी व्यवस्था है। फोटोइलेक्ट्रिक सेल की विशेषता यह होती है कि वह प्रकाश को विद्युत तरंगों में बदल देता है। नेत्रों में भी इसी पद्धति से विद्युत उत्पादन की क्षमता वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं। नेत्र रोगों के निर्धारण वर्गीकरण के लिए नेत्रों में उत्पन्न विद्युत स्पंदनों को ERG इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफ यंत्र पर अंकित किया जाता है। इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि शरीरस्थ कुछ केंद्रों में विद्युतीय स्पंदनों के उत्पादन के साथ साथ सारे शरीर में उनका संचार भी होता है। EEG द्वारा सिर के हर हिस्से में मस्तिष्कीय विद्युत के स्पंदन रिकॉर्ड किए जाते हैं। यही नहीं, बहुत बार तो उनका प्रभाव गर्दन से नीचे वाले अवयवों में भी स्पष्टता से मिलता है। हृदय के विद्युत का प्रभाव तो ECG यंत्र द्वारा पैर के टखनों तक पर रिकॉर्ड किया जाता है। हृदय के निकटतम तथा दूरतम सभी अंगों में यह स्पंदन समान रूप से शक्तिशाली पाए जाते हैं। शरीरस्थ प्राण प्रवाह के माध्यम से रोगों के निदान पर चिकित्सा शास्त्रियों का विश्वास दृढ़ हो गया है। मांसपेशियों की निष्क्रियता तथा स्नायु संस्थान के रोगों में भी प्राणांकन पद्धति प्रयुक्त की जाती है। इसके लिए EMG इलेक्ट्रोमायोग्राफ का प्रयोग होता है। शरीर के हर क्षेत्र के स्नायुओं तथा मांसपेशियों में विद्युतीय ऊर्जा की उपस्थिति तथा सक्रियता का यह स्पष्ट प्रमाण है। यहाँ तक कि शरीर की त्वचा जैसी पतली परत में भी उसकी अपने ढंग की विद्युत विद्यमान है। चिकित्सा शास्त्रीय त्वचा के परीक्षण में भी त्वक विद्युतीय प्रतिक्रिया गैल्वानिक स्किन रेस्पॉन्स पद्धति प्रयोग करते हैं। इन वैज्ञानिक प्रमाणों के अतिरिक्त सामान्य व्यवहारिक जीवन में भी मस्तिष्क से लेकर त्वचा तक में विद्युत संवेगों की क्षमता के प्रमाण मिलते रहते हैं।
किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आकर्षण तथा किसी के प्रति विकर्षण ये शरीरस्थ विद्युत की समानता भिन्नता की प्रतिक्रियाएं हैं। दो मित्रों के परस्पर एक दूसरे को देखने स्पर्श करने में विद्युतीय आदान प्रदान होता है। योगी तो स्पर्श से अपनी विद्युत का दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रयोग संकल्प शक्ति के सहारे विशेष रूप से कर सकते हैं, किंतु सामान्य स्पर्श से भी शरीरस्थ विद्युत का आंशिक आदान प्रदान होता है। स्पर्श, सहलाने, हाथ मिलाने, गले मिलने आदि से जो स्पंदन अनुभव किए जाते हैं वे विद्युतीय आवेगों के ही आदान प्रदान के फलस्वरूप होते हैं। यह तथ्य भी अब वैज्ञानिक स्वीकार करने लगे हैं। भारतीय मत रहा है कि शरीर का अस्तित्व बनाए रखने, उसके पोषण, पुनर्निर्माण, विकास एवं संशोधन जैसी हर क्रिया प्राण द्वारा ही संचालित है। अन्नमय कोश में व्याप्त प्राणमय कोश ही उनका संचालन नियंत्रण करता है। शरीर संस्थान की छोटी से छोटी इकाई में भी प्राण विद्युत का अस्तित्व अब विज्ञान ने स्वीकार कर लिया है। शरीर की हर कोशिका विद्युत विभव इलेक्ट्रिक चार्ज है। यही नहीं, किसी कोशिका के नाभिक न्यूक्लियस में लाखों की संख्या में रहने वाले प्रजनन क्रिया के लिए उत्तरदायी जीन्स जैसे अति सूक्ष्म घटक भी विद्युत आवेश युक्त पुट्टिकाओं पैकेट्स के रूप में जाने और माने जाते हैं। तात्पर्य यह है कि विज्ञान द्वारा जानी जा सकी शरीर की सूक्ष्मतम इकाई में भी विद्युत आवेश के रूप में प्राण तत्वों की उपस्थिति स्वीकार की जाती है। शरीर की हर क्रिया का संचालन प्राण द्वारा होने की बात भी सदैव से कही जाती रही है। योग ग्रंथों में शरीर की विभिन्न क्रियाओं को संचालित करने वाले प्राण तत्वों को विभिन्न नामों से संबोधित किया गया है। उन्हें पंच प्राण कहा गया है। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय प्राण को पंच उप प्राण कहा गया है। वर्तमान शरीर विज्ञान ने भी शारीरिक अंतरंग क्रियाओं की व्याख्याएं विद्युत संचार क्रम के ही आधार पर की है। शरीर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो संचार क्रम चलता है वह विद्युतीय संवर्धन प्रक्रिया के माध्यम से ही है। संचार कोशिकाओं में ऋण और धन प्रभार, निगेटिव तथा पॉजिटिव चार्ज अंदर बाहर होते रहते हैं और इसी से विभिन्न संचार क्रम चलते रहते हैं। इसे वैज्ञानिक भाषा में सेल का डीपोलराइजेशन तथा रीपोलराइजेशन कहते हैं। यह प्रक्रिया भारतीय मान्यतानुसार पंच प्राणों में वर्णित व्यान के अनुरूप है। अमाशय तथा आंतों में भोजन का पाचन होकर उसे शरीर के अनुकूल रासायनिक रसों में बदल दिया जाता है। वे रस आंत की झिल्ली में से पार होकर रक्त में मिलते हैं, तब सारे शरीर में फैल जाते हैं। कुछ रसायन तो सामान्य संचरण क्रम से ही रक्त में मिल जाते हैं, किंतु कुछ के लिए शरीर को शक्ति खर्च करनी पड़ती है। इस विधि को एक्टिव ट्रांसपोर्ट सक्रिय परिवहन कहते हैं। सक्रिय परिवहन के दौरान आंतों में जो विद्युतीय प्रक्रिया होती है उसे वैज्ञानिक सोडियम पंप के नाम से संबोधित करते हैं। सोडियम कणों में ऋण और धन प्रभार बदलने से वे सेलों की दीवार के इस पार से उस पार जाते आते हैं। उनके संसर्ग से शरीर के पोषक रसों, ग्लूकोज, वसा आदि की भेदकता बढ़ जाती है तथा वे भी उसके साथ संचारित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया पंच प्राणों में प्राण वर्ग के अनुरूप कही जा सकती है। ऐसे प्रक्रिया हर सेल में चलती है। हर सेल अपने लिए उपयुक्त आहार खींचता है तथा उसे ताप ऊर्जा में बदलता है। ताप ऊर्जा भी हर समय सारे शरीर में लगातार पैदा होती और संचरित होती रहती है। पाचन केवल आंतों में नहीं, शरीर के हर सेल में होता है। उसके लिए रसों को हर सेल तक पहुंचाया जाता है। यह प्रक्रिया जिस प्राण ऊर्जा के सहारे चलती है उसे भारतीय प्राणवेत्ताओं ने समान कहा है। इसी प्रकार हर कोशिका में रस परिपाक के दौरान तथा पुरानी कोशिकाओं के विखंडन से जो मल बहता है उसके निष्कासन के लिए भी विद्युत, रासायनिक, इलेक्ट्रोकेमिकल क्रियाएं उत्तरदायी हैं। प्राण विज्ञान में से अपान की प्रक्रिया कहा गया है। पंच प्राणों में एक वर्ग उदान भी है। इसका कार्य शरीर के अवयवों को कड़ा रखना है।
वैज्ञानिक भाषा में इसे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाइजेशन कहा जाता है। शरीरस्थ विद्युत संवेगों से अंडमय कोश के सेल किसी भी कार्य के लिए कड़े अथवा ढीले होते रहते हैं। शरीर में इस प्रकार की अनेक अंतरिंग प्रक्रियाएं कैसे चलती है, इसकी व्याख्या वैज्ञानिक पूरी तरह नहीं कर सके हैं। इसके लिए उन्होंने कई तरह के स्थूल सिद्धांत बनाए हैं। उनमें सोडियम पोटेशियम साइकिल, पोटेशियम पंप, एटीपी एडीपी सिस्टम तथा साइक्लिक एएमपी आदि के हैं। इनकी क्रिया पद्धति तो कोई रसायन विज्ञान का विद्यार्थी ही ठीक से समझ सकता है, किंतु है यह सब विद्युत रासायनिक सिद्धांत थे। इस सिद्धांत के अनुसार किसी घोल में रासायनिक पदार्थों के अणु ऋण और धन प्रभार युक्त भिन्न भिन्न कणों में विभक्त हो जाते हैं। इन्हें आयन कहा जाता है। इन आयनों की संचार क्षमता बहुत अधिक होती है। इच्छित संचार के बाद ऋण और धन प्रभार युक्त आयन मिलकर पुनः विद्युतीय दृष्टि से उदासीन न्यूट्रल अणु बना लेते हैं। शरीर में पाचन, शोधन, विकास एवं निर्माण की अगणित प्रक्रियाएं इसी आधार पर चल रही हैं। तत्व दृष्टि से देखा जाए तो सारे शरीर संस्थान में प्राण तत्व की सत्ता और सक्रियता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी। इन मोटी गतिविधियों से आगे बढ़कर शरीर की सूक्ष्म व गहन गतिविधियों का विश्लेषण करने पर उनमें भी प्राण शरीरस्थ प्राण तत्व का नियंत्रण तथा प्रभाव दिखाई देता है। शरीर में हार्मोनों एवं एंजाइमों की अद्भुत प्रक्रिया सर्वविदित है। इन दोनों की सक्रियता शरीर में आश्चर्यजनक परिवर्तन लाने एवं शक्ति संचार करने में समर्थ है। प्रजनन विज्ञान के अंतर्गत जीन्स के विलक्षण भूमिका की चर्चा आजकल वैज्ञानिक क्षेत्र में सर्वत्र की जाती है। इन सभी को विद्युत चुंबकीय संवेगों द्वारा प्रभावित किए जाने की संभावना वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं। वे अभी ऐसा कर नहीं सके हैं, किंतु उस पर विश्वास करते हैं तथा उसके लिए तीव्र शोध कार्य किए जा रहे हैं। विश्वास किया जाता है कि ऐसी विधि हाथ लग जाए तो शरीर क्षेत्र में हर चमत्कार संभव हो जाएगा। भारतीय ऋषियों ने प्राण प्रक्रिया द्वारा शरीरस्थ संस्थान में चमत्कारी परिवर्तन लाने के लिए प्राणमय कोश की शुद्धि, शरीरस्थ प्राण ऊर्जा के प्रयोग की बात बलपूर्वक कही है। वह कोई अतिशयोक्ति नहीं। स्थूल विज्ञान की दृष्टि से ही मस्तिष्क एवं हृदय जैसे विलक्षण केंद्रों से लेकर त्वचा तक में व्याप्त प्राण संस्थान तथा उसके प्रभाव से को स्वीकार किया जा रहा है। योग दृष्टि तो इससे भी सूक्ष्म रही है। इसके द्वारा जो निष्कर्ष निकाले गए हैं वे और भी अधिक गहन तथा व्यापक स्तर के रहस्यों तथा तथ्यों को प्रकट करने वाले होने ही चाहिए। अस्तु, प्राणमय कोश को परिष्कृत एवं सबल बनाकर न केवल अपने शरीर बल्कि दूसरे शरीरों को भी प्रभावित प्राण तत्व संबंधी विज्ञान जैसे जैसे प्रगति करेगा, भारतीय तत्वद्रष्टाओं की विलक्षण किंतु तथ्यपूर्ण घोषणाओं को नतमस्तक होकर स्वीकार करता चलेगा। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ